रसूल बख्श रईस साहब मौलाना रूठे, फिर उनको मनाने के लिए पहुंच गए और अब ये दावा करना कि कंसेंसस हो चुका है और बिलावल ये भी दावा कर रहे हैं कि आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत पर करके दिखाएंगे। तो इन दावों को किस हद तक दुरुस्त समझा जाए? नंबर गेम इनके हक में जारी है कि नहीं? देखें, जो सियासी ताकत है उनकी वो सबको मालूम है कहाँ से आई है, और उसी सियासी ताकत को जिसके ज़ोर पर ये आईनी तरामीम कराना चाहते हैं उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है। और देखें, ये पाकिस्तान आपका है, हमारा है, हमारे आने वाली नस्लों का है। उसके साथ सिर्फ़ एक गिरोह है सियासतदानों का जो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है, जिनके हाथ में पाकिस्तान की पार्लिमान है, जिनके हाथ में काबीना है, जिनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी है। अब वो अदलिया को भी अपने हाथ में करना चाहते हैं। मैं 2 बातें आपको सामने रखना चाहता हूँ। इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम नहीं, तरामीम 26 तरामीम हो रही है, पहले 54 थी। उनमें एक ये है कि वज़ीर आज़म, उसकी काबीना और सदर का जो फ़ैसला है किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा जी। अब ये सोचें कि फिर जो आपकी एग्जेक्टिव है, जिसको कि हम वो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, सियासी हुकूमत है, उसके ऊपर फिर चेक ऑन कहाँ से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक कहाँ से आएगा? कि इस पार्लिमानी निज़ाम में और तो मुकर्रर उनके हाथ में है। वो इसलिए हाथ में है कि अगर आपकी अक्सरियत नहीं है पार्लिमान में तो आप हुकूमत बना ही नहीं सकते। और फिर जो हमारा सियासी जमातों का निज़ाम है वो ख़ानदानी सियासी जमातें हैं, मौरूसी सियासी जमातें हैं, सारे अराकीन उनके हाथ में है और हुकूमत के ज़राए हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ से रुकावट, कहाँ से चेक कहाँ से आएगा? अपोजिशन का हाल देखें कि मुकदमे में मुकदमा है, उनकी कौन सुनता है? और अब सोच लें कि ये इंतखाबात बिल्कुल शफाफ हुए हैं, उनके बारे में हम कोई एतराज़ नहीं करते, लेकिन हम सोच लें एक मफरूज़ा है कि कोई सियासी जमात या कोई शख्स ये दावा करके कि अवामी मैंडेट उनके पास है, जाली तरीके से आ जाए और कहे कि ये मेरे इक़दामात हैं, तो आप किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये तो वो जो किसी ज़माने में बहुत बड़े फिस्ताई किस्म की हुकूमतें हुआ करती थी, ये सिर्फ उनके निज़ामों में था, जमहूरियत में ये हो ही नहीं सकता। अगर कभी अदलिया आज़ाद हुई तो ये इस किस्म की बातें एक दिन भी नहीं ठहरेंगी। दूसरी बात देखें कि बेंचेस की तश्कील के लिए भी आप जो आईनी कमीशन बना रहे हैं वो मुदाखलत करेगा। आईनी कमीशन में आप लोग डाल रहे हैं, सियासी लोग डाल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को डाल रहे हैं, एक वकील, नामजद वकील को डाल रहे हैं, बार काउंसिल को डाल रहे हैं और वज़ीर कानून को डाल रहे हैं और 5 आपके जजेस हैं। तो अगर कि बेंच कौन बनेगा, एनी बेंच कौन बनेगा, उसमें सियासी लोग अगर फैसला करते हैं तो अदलिया की आज़ादी कहाँ गई? वो सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ गई? ये आप मुल्क के साथ खिलवाड़। और एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि यह सारा कुछ सिर्फ एक नुक्ते में है कि इस वक्त जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसका चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, कि 3 जजेस से होगा कि सारी ज़िंदगी बंदा मेहनत करता है कि मकाम पे पहुँचता है, उस मकाम को पे आप पहुँचने नहीं देते। ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? ये जो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, वो इंतखाबात हैं जो कभी हुए नहीं हैं। एक हुआ था 1977 का, जिसके हम आईनी शायद हैं कि किस तरह से हुआ था, ये उससे बदतर हुआ है। और उस 2018 का ठीक था डॉक्टर साहब आपकी नज़र में? को तबाह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक छोड़ गए बीच में जी, एक आप छोड़ गए इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उन्होंने नहीं बात सुना, सुने, उन्होंने नहीं सुना। हर इंतखाबात में जिसको मौका मिला है धांधली करने की ये बात कोशिश है की ना है, ताकतवर लोगों से मुदाखलत करने की कोशिश की है, लेकिन इस अंदाज में कि पूरी मशीनरी हुकूमत के हाथ में थी, इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में थी, उसके बावजूद भी इंतखाबातों के हाथ में लेकिन नहीं एक जा रहे नुक्ता थे। आपने उठाया तो कि फिर इन क्या तरामीम हुआ? के नतीजे में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। कि रसूल बख्श रईस साहब, इससे पहले हमने देखा जब हुकूमत अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी, आईनी तरामीम मंजूर करवाने की कोशिश कर रही थी, तो एक वजाहत आ गई, और अब एक बार फिर जब हुकूमत कोशिश कर रही है तो फिर दूसरी वजाहत आ गई है। ये क्या जाहिर करता है?
دیکھیں سپریم کورٹ بار بار قوم کو، ملک کو، حکومت کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ سوچیں کہ کسی بھی ملک میں جمہوری ہو یا غیر جمہوری ہو، اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس نظام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کہ کیا وہ نظام موجود ہے؟ کیا وہ ریاست کا ایک جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ موجود ہے، یا کھوکھلا ہو چکا ہے، یا گر چکا ہے، یا منہدم ہو چکا ہے؟ میرے نزدیک اگر کسی ملک میں جان بوجھ کر حکومت یا کوئی اور ادارہ، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور یہ حکومت، اور یہ دونوں آپس میں اس وقت جو تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے تو نظام باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت فیصلہ کرنا چاہیے اور آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کے پر اور ان اراکین پر جو ذمہ دار ہے اس مئی کے فیصلے کے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کراتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے۔ ایک بہانہ، دوسرا بہانہ، تیسرا بہانہ۔ اب یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں ان پر بھی یہ سیاست کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سجیشن کے مطابق تو اداروں کے درمیان ایک نفسیاتی کیفیت اور نفسیاتی جنگ جاری ہے، اس کو تو مزید بڑھاوا ملے گا۔ تو رسول بخش رئی صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی آپ کو درست دکھائی دے رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ درست حکمت عملی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایک احتجاجی تحریک چلانی ہے تو آپ کو ایک متحدہ محاذ بنانا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو اس قسم کی تحریکیں چلی ہیں اس میں طلباء تھے، اس میں وکلاء تھے، اس میں مزدور تھے، اس میں دیگر سیاسی جماعتیں تھیں۔ اگر یہ صرف تحریک انصاف کا ہی ایک ایشو رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تنہائی ہی ہوگی، لیکن اب جو ترمیم کے حوالے سے جو فضا بن رہی ہے، اگر وکلاء ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان میں جان آ جائے گی ٹھیک ہے، اور دونوں مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بہتر میرا خیال یہ ہے کہ تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑا محاذ ہو جو ہمیں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو بہت بڑا محاذ بنتا دکھائی